और बुलेटिन की शुरुआत में जरा दिन भर की तमाम अहम खबरों को जरा विस्तार से देख लेते हैं। शुरुआत लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की। इस पर आज चर्चा शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने इस प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत की है। गौरव गोगोई ने कहा कि प्रधानमंत्री को यह स्वीकार करना होगा कि उनकी डबल इंजन सरकार मणिपुर में विफल हो गई, इसीलिए मणिपुर में 150 लोगों की मौत हुई, लगभग 5000 घर जला दिए गए, लगभग 60,000 लोग राहत शिविरों में हैं, लगभग 6,500 एफआईआर दर्ज की गई हैं। वहीं बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने अविश्वास प्रस्ताव पर गौरव गोगोई के बाद चर्चा बढ़ाई। उन्होंने कहा कि मुझे लगा था कि राहुल गांधी बोलेंगे और फिर ऑपोजिशन का कोई सदस्य नहीं बोल पाएगा। मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने खड़ा हुआ हूं। उन्होंने कहा कि जब बोलने के लिए जब वो खड़े हुए तो विपक्षी दल के सदस्यों ने हंगामा किया। आपको बताएं कि 3 दिनों तक 18 घंटे संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसके बाद 10 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चर्चा का देंगे जवाब। प्रधानमंत्री मोदी जी को कबूल करना पड़ेगा कि उनकी डबल इंजन की सरकार, उनकी सरकार मणिपुर में व्यर्थ हो गई है, विफल हो चुकी है। इसीलिए आज मणिपुर में 150 लोग मरे, लगभग 5000 घर जलाए गए, लगभग 60,000 लोगों आज शिविर में हैं, लगभग 6,500 एफआईआर है। और मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री होने के नाते जो एक संवाद का वातावरण बनाना चाहिए था, जो एक शांति, अमन और सद्भावना का एक वातावरण जो बनाना चाहिए था, आज उन्होंने सिर्फ मई महीने से नहीं, पिछले 2-3 सालों से ऐसे कुछ भड़काऊ उन्होंने कदम लिए हैं जो आज समाज के बीच में तनाव पैदा हो गया है। पार्टी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे अविश्वास प्रस्ताव पर जो है पहले वक्ता के तौर पर बोलने के लिए खड़ा किया। मैं ये सोच रहा था कि राहुल जी बोलेंगे, क्योंकि मीडिया में तरह तरह की खबरें आ रही थी, लेकिन लगता है कि शायद राहुल जी आज तैयार नहीं थे, देर से उठे होंगे तो नहीं बोल पाए। कोई बात नहीं है, गौरव गोगोई जी ने बोला, बहुत अच्छा बोला। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को जमकर धोया। पीएम मोदी ने प्रहार करते हुए कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हमारे खिलाफ नहीं बल्कि विपक्ष के आपसी अविश्वास पर प्रस्ताव है। विपक्ष का सेमीफाइनल खेलने का मन था, जिसमें उन्होंने करारी हार का सामना किया। पीएम ने इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला किया। वहीं संसदीय दल की बैठक में पीएम के निर्देश के बाद कल से बीजेपी चलाएगी भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया अभियान। इस बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का क्या कहना है, आप भी सुनिए। आज जो हमारी सूचनाओं के अलावा जो हमें प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, उसमें सबसे बड़ा विषय 9 अगस्त 2023 को जो हमें एक अभियान चलाना है, भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया, ये अभियान हमें 9 अगस्त 2023 से चलाना है। उसमें सारे एमपी जुड़े, ये प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होने के एक दिन बाद आज उनको पुराना सरकारी बंगला आवंटित हो गया है। हाउसिंग कमेटी ने उन्हें दिल्ली के 12 तुगलक लेन वाला बंगला वापस दे दिया है। उन्होंने बंगला मिलने पर कहा कि मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। चावल की कीमतों में जल्द तेज गिरावट आ सकती है। बासमती में ब्लेंडिंग की मात्रा बढ़ाने की तैयारी और चावल एक्सपोर्ट पर रोक को लेकर जी बिजनेस संवाददाता अमरीश पांडे ने बात की केआरबीएल के सीएमडी अनिल मित्तल से।
ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह से स्थापित करेंगे भारत के बासमती को दुनिया में, और कैसे आम लोगों के लिए कन्वीनियंट हो जाएगा बासमती को पहचानना? बासमती को कंज्यूमर के लिए पहचानना तो अभी टाइम लगेगा, क्योंकि उनको एजुकेट करने में बहुत एफर्ट्स की ज़रूरत है। पर जो नए स्टैंडर्ड्स फसाई ने बनाया, जो कि 1 अगस्त से इम्प्लीमेंट हो गए हैं, उसके अगर स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग आप सप्लाई नहीं देंगे मार्केट में, तो उनकी जो पेनल्टीज़ और हैं दे आर सो हैवी दैट यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट के क्वालिटी पैरामीटर शुड बी एज पर फसाई स्टैंडर्ड्स। चावल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सरकार ने कई तरह के मेजर्स लगाए, अभी एक्सपोर्ट पे भी प्रतिबंध लगा दिया है, इवन डिस्टिलरीज को भी जो सरकारी चावल है वो नहीं भेजा जा रहा है। आप किस तरह से इस पूरे एपिसोड को देख रहे हैं, और क्या आपको उम्मीद है कि आने वाले कुछ दिनों में चावल के दाम कम होंगे या बढ़ना कम हो जाए, घट जाएगा? बढ़ना तो ये इमीडिएट इफेक्ट से मेरे ख्याल फ्रॉम 15 अगस्त यू विल नॉट फाइंड कि बासमती या नॉन बासमती के भाव फर्दर बढ़ रहे हैं। उसका कारण क्या है? एक तो बैन लगने से एक पैनिक हो गया, अब्रॉड में शॉर्टेज आ गई है, और इंडिया में लोगों को ये होने लग गया है कि गवर्नमेंट हैज़ टेकन कंज्यूमर को ए गुड स्टेप, जिससे कि दाम कम हो जाएंगे। और ये नॉन बासमती के बैन की वजह से बासमती पे भी इम्पेक्ट आ गया। सबके मन में ये आया कि पता नहीं बासमती की शॉर्टेज ना हो गई हो, तो काफ़ी तेज़ी आ चुकी है ऑलरेडी। और एक बात बताएं, बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है तो कंजम्पशन भी कम हो जाती है। कंज्यूमर की आफ्टर एक पॉकेट होती है टू स्पेंड एनीथिंग। तो बासमती के जो आज प्राइजेज हैं, अकॉर्डिंग टू मी दे आर ऑन टॉप लेवल्स। इसमें कमी हो सकता है, इसको फर्दर नहीं इंक्रीज होना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से टमाटर जिस तरह से लाल हो रहा है, उससे आम जनता की कमर टूट चुकी है। जी मीडिया की टीम ने दिल्ली के गाजीपुर मंडी में मामले की तह तक जाकर सच्चाई जानने की कोशिश की। किसान और बिचौलियों के बीच मुनाफे के खेल में टमाटर लोगों से दूर होता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट को। कहते हैं सब्जी में टमाटर डाल दें तो स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन जिस टमाटर के दम पर सब्जियों में जायका आता था, अब उस टमाटर को देखने के लिए आम जनता को जेब ढीली करनी पड़ रही है। बीते कुछ दिनों से लोगों की थाली से टमाटर गायब हैं। टमाटर के लाल तेवर जनता की जेब पर चोट पहुंचा रहे हैं। देश में इस समय जिस चीज की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है लाल लाल टमाटर। सोशल मीडिया से लेकर घरों और राजनीतिक गलियारों में महंगा टमाटर इस समय एक प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। हम आपको अब बताएंगे कि किसान जिस टमाटर को मंडी में 70 से 80 रुपए किलो में बेचकर जाता है, वो हमारे घर आते आते 200 रुपए किलो से भी ज्यादा का क्यों हो जाता है। ये जानने के लिए हम दिल्ली की गाजीपुर सब्जी मंडी पहुंचे। देखिए, टमाटर महंगा है, ये तो सर्ववादित सत्य है। टमाटर इस समय देश में सबसे ज्यादा चर्चा का भी विषय है, लेकिन कैसे किसान के खेत से टमाटर मंडी के रास्ते आपके घरों तक पहुंचते हुए 2 से 2.5 गुना महंगा हो जाता है, आज इस चीज़ की हम लोग तफ्तीश करते हैं दिल्ली की गाजीपुर मंडी से। दिल्ली की गाजीपुर मंडी में टमाटर के 25 किलो के कैरेट की कीमत 2500 रुपए से 3000 रुपए तक की है, यानी 80 से 120 रुपए प्रति किलो। टमाटर के थोक भाव में अगर किसानों की तरफ से चुकाई जाने वाली आड़ती की कमीशन और टमाटर को लाने का खर्चा घटा लें तो किसान मंडी में टमाटर करीब 67 रुपए से 110 रुपए तक के रेट में बेच रहे हैं। यानी टमाटर की कीमत का एक बड़ा हिस्सा किसान की नहीं, किसी और की जेब में जा रहा है। टमाटर की लीला ही ऐसी है कि जो टमाटर गाजीपुर मंडी में थोक कीमत पर 80 से 120 रुपए किलो मिल रहा है, वही टमाटर मंडी के ही भीतर लगे ठेलों पर 140 से 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। अब आप समझ ही गए होंगे कि लाल लाल टमाटर किस तरह से किसान के खेत से निकलकर मंडियों में 67 से 110 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, लेकिन आपके दरवाजे आते आते वो 200 रुपए से ज्यादा यानी थोक से 2 से 2.5 गुना कीमत पर मिल रहा है। शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। और आइए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कवर स्टोरीज। कुछ लोग मीठा खाने के बड़े शौकीन होते हैं। उन्हें कभी भी और किसी भी समय मीठा खिला दीजिए
तो वो मना नहीं करते। यही नहीं, कुछ लोगों में मीठा खाने की ललक इतनी होती है कि जिस चीज में शुगर की जरूरत नहीं भी होती उसमें भी लोग अलग से शक्कर मिलाकर खा लेते हैं। कई उत्पाद और फल वगैरह ऐसे होते हैं जिनमें नेचुरल शुगर होता है। मसलन अगर आप एक साधारण फल खा रहे हैं, सेब खा रहे हैं, तो उसमें जो मिठास है या अमरूद है या अनानास है, उसमें जो मिठास है वो उसकी अपनी है, जिसे नेचुरल शुगर कहा जाता है। लेकिन अगर आप किसी उत्पाद में अलग से मीठे के लिए चीनी को ऐड करते हैं तो इन्हें एडेड शुगर कहा जाता है। और कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, केक जैसी चीज़ों में तमाम एडेड शुगर मिले हुए होते हैं। यहाँ तक कि जो आप चाय पीते हैं, स्वाभाविक रूप से जो आप चीनी मिला रहे हैं उसमें, वो भी एडेड शुगर ही है। लेकिन अब एक एडेड शुगर को लेकर एक रिपोर्ट आई है जो आपको सावधान करती है। एडेड शुगर के इस्तेमाल से किडनी स्टोन्स का खतरा 40% बढ़ जाता है। फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में प्रकाशित अध्ययन में NHANES यानी कि यूएस नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन सर्वे के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया। 2007 से 2018 के बीच के ये आंकड़े लिए गए। एक अच्छा खासा आप कह सकते हैं कि ड्यूरेशन था इस सर्वे का, और जो आंकड़े लिए गए उनका अच्छा खासा ड्यूरेशन था। और इस सर्वे में 28,303 वयस्क महिलाओं और पुरुषों को शामिल किया गया। इसमें पता चला कि जिन लोगों ने एडेड शुगर का इस्तेमाल किया था उनमें ज्यादातर लोगों की किडनी में स्टोन की शिकायत मिली। यही नहीं, कई बड़े देशों की आबादी किडनी स्टोन से परेशान है। ऑलरेडी उत्तर अमेरिका में 7% से 15% के बीच में आबादी जो है, यूरोप में 5 से 9% की आबादी, एशिया में तो 1% से 5% आबादी जो है किडनी की पथरी से परेशान है। पथरी की समस्या के साथ साथ गंभीर दर्द, मतली, उल्टी, बुखार, ठंड लगना, पेशाब में खून आना जैसे लक्षण होते हैं। लेकिन ये सब खतरे अगर बढ़ रहे हैं चीनी खाने से, एडेड शुगर से, तो ये थोड़ा सा बात अलार्मिंग लगती है। अच्छा, बात अगर सिर्फ किडनी स्टोन की होती तो अलग चीज होती, लेकिन किडनी स्टोन के भी फर्दर कई खतरे होते हैं, इनको भी जान लीजिए। बहुत सारी दिल से जुड़ी हुई बीमारियां, डायबिटीज, मोटापा, बहुत सारी जोखिम जो बढ़ाने वाली जो बीमारियां हैं उनका कनेक्शन है इन सब चीज़ों से। ऐसे में अगर आप एडेड शुगर का इस्तेमाल करते हैं या लगातार ऐसे प्रोडक्ट्स खा रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं जिनमें एडेड शुगर का इस्तेमाल हो रहा है, तो थोड़ा सा आपको सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि ये मिठास आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। क्या है इस रिपोर्ट में ऐसा, और वाकई में क्या एडेड शुगर का किडनी जो स्टोन्स हैं उनसे कोई कनेक्शन है? थोड़ा सा इसको गहराई में जाकर इसका विश्लेषण करेंगे दो खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ डॉक्टर देवदत्त चाफेकर साहब हैं जो कि जाने माने किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, और हमारे साथ हैं सांची नायक, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट हैं। डॉक्टर देवदत्त, आपका भी स्वागत। सांची जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर देवदत्त, आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे। सर, बड़ा कभी कभी लगता है कि इस तरह की रिपोर्ट्स आती तो हैं लेकिन चौंका देती हैं कि इतनी छोटी छोटी चीज़ों में गंभीर बीमारियों के खतरे छिपे हुए हैं। एडेड शुगर को इन्होंने जो किडनी स्टोन से जोड़ा है या स्टोन से जोड़ा है, इसमें कितनी गहराई है सर, कितनी सच्चाई है? सभी दर्शकों को नमस्कार। ये जो रिपोर्ट जो आई है उसमें सच्चाई तो है और उसे कुछ साइंटिफिक बेसिस भी है। हमें पता है कि हमारा जो एनर्जी इंटेक, जो कैलोरिक इंटेक होता है, तो उसमें ये रिकमेंडेशन किया गया है कि द कैलोरिक इंटेक शुगर से जो मिलता है वो 5 to 10% से ऊपर शुगर से नहीं मिलना चाहिए। तो हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स होते हैं, और उसमें से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसमें से हमको शुगर से कैलोरीज मिलती है। अगर हमारा कैलोरिक इंटेक शुगर से जो मिलने वाला है वो 5 to 10% के ऊपर चला गया तो ये बॉडी के लिए खतरनाक हो सकता है, क्योंकि वैसे भी एडेड शुगर्स लेने की वजह से, जैसे आपने बताया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज, ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ये जो रिपोर्ट आई है उसे साइंटिफिक बेसिस भी है। सो ये साइंस ये बताता है कि एडेड शुगर में अगर फ्रुक्टोज है
तो फ्रुक्टोज की वजह से शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस किडनी से जुड़े हुए हैं और किडनी का जो काम है वो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को हैंडल करना। सो जैसे कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, दूसरे कुछ सब्सटेंसेस है जैसे यूरिक एसिड है, तो ये सारी चीजें जो है ये किडनी हैंडल करती है। जो पेशेंट्स को स्टोन्स की प्रॉब्लम होती है, अगर उसकी गहराई में जाएंगे तो ये पता चलता है कि स्टोन्स के अनेक प्रकार होते हैं। जैसे उसमें यूरिक एसिड स्टोन्स होते हैं, ऑक्सलेट स्टोन्स होते हैं, या उसमें इन्फेक्शन रिलेटेड स्टोन्स भी होते हैं। ये जो रिसर्च आप जो कोट कर रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि अगर आप हाई शुगर इनटेक वाली अगर चीजें खाएंगे, जैसे सिरप्स है या फ्रुक्टोज कंटेनिंग शुगर्स है, तो उससे क्या होता है कि यूरिन में कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है, यूरिन में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती है, यूरिन में ऑक्सलेट की मात्रा बढ़ती है। ये तीनों चीजें जो है ये स्टोन से जुड़ी हुई है। स्टोन्स नॉर्मली क्यों होते हैं? अगर इसका जो बैलेंस है शरीर में ये तीनों सब्सटेंसेस का, अगर ये बैलेंस डिस्टर्ब हो गया तो फिर स्टोन्स होते हैं। जैसे ओवर प्रोडक्शन या अंडर एक्सक्रीशन, अगर ये प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो किडनी हैंडल नहीं कर पाती है। बिल्कुल। और अगर ये किडनी से यूरिन में ज्यादा पास होने लगे ये सब्सटेंसेस, फिर भी स्टोन्स होते हैं, बिकॉज वो भी किडनी हैंडल नहीं कर पाती है। तो अगर यूरिन में कैल्शियम, यूरिक एसिड या ऑक्सलेट जैसे सब्सटेंसेस ज्यादा प्रमाण में जाने लगे, एंड देन देयर आर सम स्टोन इनहिबिटर्स, जैसे यूरिन में साइट्रेट करके एक सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से स्टोन्स फॉर्मेशन कम होते हैं। तो ये संशोधन में ये भी जाना गया है कि यूरिन में साइट्रेट की जो मात्रा है वो भी कम हो जाती है शुगर सब्सट्रेट्स लेने की वजह से। और यही कारण है कि जो लोग ज्यादा शुगर्स कंज्यूम करते हैं उनमें किडनी स्टोन्स का जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एब्सोल्युटली। और फिर ये आगे जाके साइकिल बनती है, जैसा कि हम बता रहे हैं, ये जो फ्रंटियर्स इन न्यूट्रिशन में जो स्टडी पब्लिश हुई है ये बता रही है, और सर भी जैसा कि बता रहे हैं कि फिर एक साइकिल बन जाती है, क्योंकि आपके जो स्टोन्स हैं वो आपकी स्वेलिंग ऑफ किडनीज या जो दूसरी जो प्रॉब्लम है रेनल इनसफिशिएंसीज, बहुत सारा की चीज़ें पैदा करती है। तो एक तरह से एक पूरा सर्किल बन जाता है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। सांची जी, लेकिन सवाल ये है कि अब ठीक है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, साइंस आगे बढ़ रही है, इस तरह की रिसर्चेज आ रही हैं, तो अब हम धीरे धीरे अवेयर हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ी उम्र गुजर चुकी है, मीठे का स्वाद जो है वो जुबान पर लग चुका है। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात या कुछ हफ्तों या महीनों में ये चला जाए। क्या करें कि मीठा जबान पर लगा भी रहे, उसका स्वाद भी मिलता रहे और सेहत और किडनी भी दुरुस्त रहे? बिल्कुल, देखो मीठा तो होना ही चाहिए, सिंस सारे हमारे जो टेस्ट है उसमें मीठा भी जरूरी है। तो अभी शुगर रिप्लेसमेंट्स बहुत से आए हुए हैं, जैसे इस रिपोर्ट में जो मेंशन किया है कि डायरेक्ट शुगर की वजह से ये ऑक्सलेट ज्यादा हो रहा है यूरिन में, तो उसके वजह से किडनी स्टोन का इश्यू होता है। उसके अलावा जो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस पे होता है, आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करते हो बार बार, और इन्फ्लेमेशन जो क्रिएट होता है बॉडी में, और ओबेसिटी भी जो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ द शुगर, एक्स्ट्रा शुगर इनटेक, उसके वजह से भी किडनी स्टोन्स होते हैं, और वो बहुत दिक्कत करता है, और जाने में भी बहुत दिक्कत होता है, क्योरिंग में भी बहुत प्रॉब्लम होती है। तो शुगर रिप्लेसमेंट्स होते हैं, जैसे आपके डेट्स का पेस्ट, आई ऑलवेज रेकमेंड टू माई क्लाइंट्स एंड एवरीबडी कि आप डेट्स का पेस्ट बना के रख दो, डेट्स आप लाइए फ्रेश, और उसका पेस्ट बना के आप हर चीज में उसको यूज कीजिए। इनफैक्ट वो शुगर से ज्यादा बेटर लगता है। आपका पाम जैगरी है, जो कोकोनट शुगर होता है, वो यूज कर सकते हैं। स्टीविया है, अगर कम आप यूज कर रहे हो तो स्टीविया है। मॉन्क फ्रूट स्वीटनर है, जो आपके फ्रूट और ये प्लांट डिराइव्ड स्वीटनर्स होते हैं, तो इन सबको आप यूज करके रिप्लेस कीजिए। एंड प्लस दिन में जितना हो सकता है उतना आप कम यूज कीजिए शुगर। अगर आप शुगर एडिक्शन है आपको, तो आपका जो नेचुरल और गुड फैट्स होते हैं उसको इंक्रीज कीजिए, फाइबर का इंटेक इंक्रीज कीजिए, प्रोटीन का इंटेक इंक्रीज कीजिए, ताकि आपको क्रेविंग्स ना हो। क्रेविंग्स यूजुअली कब होती है? जब आपका बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज होती है, जैसे आप विटामिन की, मिनरल्स की, फाइबर की, प्रोटीन की, जब डेफिशिएंसीज होती है तो क्रेविंग्स होती है। तो आप रूट कॉज जो है आपके क्रेविंग्स का, कि आप सारे डेफिशिएंसी का ध्यान रखिए, तो आपको क्रेविंग्स नहीं होंगे। अगर क्रेविंग्स होंगे भी तो आप कॉन्शियसली शुगर रिप्लेसमेंट्स का यूज कीजिए।
एब्सोल्युटली। अब शुगर रिप्लेसमेंट की आगे की कहानी डॉक्टर चाफेकर ये आती है कि शुगर रिप्लेसमेंट्स के लिए जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ख़ास तौर से जब हम बात करते हैं ऐसे रिप्लेसमेंट्स जिनको ज़ीरो कैलोरी शुगर कहा जाता है। अब WHO की रिसेंटली रिपोर्ट आई थी, उस पर हमने जी बिजनेस पे काफ़ी डिबेट्स भी की। आज ही हमारी बात फसाई के एडवाइज़र से भी हुई है और उन्होंने कहा है कि सरकार भी, फसाई भी इस पर ध्यान दे रहा है, स्टडी कर रहा है कि क्या वाकई में ये जो ज़ीरो कैलोरी शुगर्स होते हैं, क्या इसका डायबिटीज़ पर कोई एडवर्स इम्पैक्ट होता है या नहीं। तो रिप्लेसमेंट्स में भी खतरे हैं सर। यस, सो शुगर सब्स्टिट्यूट्स की अगर बात करेंगे तो ये रिकमेंडेशन किया गया है कि इट शुड बी यूज इन वेरी वेरी लिमिटेड क्वांटिटी, और अगर इमरजेंसी है तो ही यूज करनी है। बट रेगुलर बेसिस पे अगर मिठाइयों में अगर शुगर सब्स्टिट्यूट्स यूज करते हैं और लोगों को ऐसे लगता है कि हम किसी भी क्वांटिटी में हम खा सकते हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लॉन्ग टर्म यूज ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूट्स कैन ऑल्सो कॉज प्रॉब्लम्स। तो उसमें खतरा क्या है? उसमें लॉन्ग टर्म यूज में डिमेंशिया का खतरा है, और ऐसी भी रिपोर्ट्स आई है कि अगर शुगर सब्स्टिट्यूट्स सालों साल चलते रहे डायबिटिक्स पेशेंट्स में तो ये खतरनाक हो सकता है। तो मेरे ख्याल में मॉडरेशन इज द की। सो व्हाट इज द मैसेज? द मैसेज इज दैट आप अगर ओबेस है तो आपका वजन और BMI कंट्रोल में होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर फैमिली हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज है तो आपको शुगर अवॉइड करनी चाहिए और वजन कंट्रोल में रखना चाहिए। नंबर 3, आपका डाइट जो है वो बैलेंस डाइट होना चाहिए, उसमें प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो रिकमेंडेड इनटेक है वैसा ही होना चाहिए। टोटल जो एनर्जी इनटेक है, अगर आप 2000 कैलोरीज तक ले रहे हैं तो उसमें से ओनली 5 to 10% ऑफ दोज कैलोरिक इनटेक कैन कम फ्रॉम शुगर्स। और द रिकमेंडेशन दूसरा ऐसे दे सकते हैं लोगों को कि एडेड शुगर्स आपको बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। नेचुरल शुगर्स अगर किसी सब्सटेंस में है तो वो तो अलाउड है, बट एडेड जो शुगर्स है वो बड़ी लॉन्ग टर्म बेसिस पे खतरनाक हो सकती है, और उसी की वजह से नॉट ओनली स्टोन डिजीज बट बहुत सारी दूसरी बीमारियां भी हो सकती है। एंड लॉन्ग टर्म यूज ऑफ शुगर सब्स्टिट्यूट्स ऑल्सो इज वेरी वेरी हार्मफुल। ये भी मैसेज सबको जाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस पर हमारी भी अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। हम भी फसाई के साथ मिलकर जैसे जैसे उनकी इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी, हम भी जी बिजनेस के दर्शकों तक जो ऑब्जर्वेशंस, फाइंडिंग्स हैं WHO की इस वार्निंग को लेकर हम लगातार बताते रहेंगे। मीडिया में सबसे पहले हमने ही ये मसला उठाया था और अभी भी हम स्टोरी पर कायम हैं। फसाई जैसे जैसे आगे ऑब्जर्वेशंस देगा उसके अपडेट्स भी आपको देंगे। लेकिन अब वापस आते हैं जो एडेड शुगर पर। और सांची, ये एक साइकोलॉजी बन गई है, प्रॉब्लम ये है, एक साइकोलॉजी बन गई है कि अगर मैं मीठा नहीं खा रहा हूं या खा रही हूं तो मैं बीमार हूं, क्योंकि सिर्फ बीमारों को कहा जाता है कि आप मीठा छोड़ दीजिए। मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या होगा? कई लोग उलाहनाएं देने लग जाते हैं कि अरे इस उम्र में मीठा छोड़ दिया, अरे अभी तो जिंदगी के मजे लेने, अभी तो आप स्वस्थ हो। तो ये इस साइकोलॉजी से कैसे पार पाएं, कैसे समझाएं कि शुगर बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए एक बड़ी कठिन डगर खड़ी कर रहा है? एक्चुअली पेंडेमिक के बाद बहुत ज्यादा अवेयरनेस फैल गई है हेल्थ को लेके, और स्पेशली शुगर्स को वगैरह लेके, और इंडिया स्टैंड सेकेंड इन डायबिटीज, राइट, एंड इट्स मूविंग वेरी फास्ट टुवर्ड्स बीइंग द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। तो इसका अवेयरनेस तो बहुत अच्छे से फैल गया है कि शुगर रिप्लेसमेंट्स यूज कर रहे हैं लोग, और शुगर का इंटेक भी बहुत कम कर रहे हैं। तो आप जो बोल रहे हैं वो साइकोलॉजिकल जो है वो भी एक होता है, क्योंकि आउटिंग्स बहुत होते हैं, प्रोफेशनल जगह पे भी बहुत सारे बर्थडेज होते हैं, कोई कुछ ना कुछ इवेंट्स होते हैं, इक्वेशंस होते हैं जहाँ पे केक्स होते हैं, सब तो शुगर इंटेक कहीं ना कहीं से आता ही है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहूंगी दर्शकों को कि आप जो भी पैकेज्ड फूड लेते हो, इवन आप सैलेड ड्रेसिंग्स लेते हो, कोई भी आप पैक्ड फूड लेते हो, आपको प्लीज इंग्रेडिएंट्स चेक करना चाहिए, क्योंकि आप भले ही शुगर नहीं खा रहे हो, राइट, बट देन वो कहीं ना कहीं से स्नीक इन होके आ रहा है, क्योंकि ये सारे जो पैकेज्ड फूड्स होते हैं इस सब में एज अ प्रिजर्वेटिव शुगर यूज किया जाता है। उनके अलग अलग केमिकल नेम्स होते हैं जो आपको नहीं समझ में आते, तो इसीलिए
जब भी आप इंग्रेडिएंट पढ़ते हो, या तो आप उसको गूगल कर लीजिए कि ये क्लीन प्रोडक्ट है कि नहीं है, अगर आपको कोई केमिकल नेम समझ में नहीं आ रहा है, या तो अगर उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स है जो आपके समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है, जो सिंपल वर्ड्स में नहीं लिखी हुई है, तो आप उसको अवॉइड कीजिए खरीदने। तो ये जो पैकेज्ड प्रोडक्ट से जो शुगर स्नीक इन होते हैं ना हमारे घरों में और हमारे बॉडी में, दैट इज ऑल्सो वेरी मेजर प्रॉब्लम। एब्सोल्युटली। तो ये थोड़ा सा समझना है आपको कि ज्यादा शुगर लेने के साइड इफेक्ट्स आपके क्या हैं। धीरे धीरे बहुत सारी स्टडीज आ रही हैं, उन स्टडीज का एनालिसिस भी आपके बीच में हम लगातार लाते रहे हैं। आज भी थोड़ा सा हमने आपको समझाया कि कैसे आपके ज़्यादा मीठा आपके जीवन में मिठास नहीं, मिठास तो ज़ुबान में घुलेगी लेकिन शरीर के अंदर जहर की तरह जा सकता है, इसलिए आपको रहना है सतर्क। थैंक यू सो मच डॉक्टर देवदत्त, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। सांची नायक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी। और जैसा कि हम बात कर ही रहे थे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेकर जी बिजनेस की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। फूड रेगुलेटर फसाई जल्द ही इसके मानकों को लेकर ड्राफ्ट नियम जारी करने वाला है। जी बिजनेस से खास बातचीत में फसाई के सलाहकार एच.एस. ओबेरॉय ने कहा कि फिलहाल डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी जांच जारी है। एच.एस. ओबेरॉय से खास बातचीत की अमरीश पांडे ने। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके WHO की रिपोर्ट आई थी, आप उस पर स्टडी कर रहे थे, कुछ कंसल्टेशंस भी हुए हैं इसके प्रति। अभी किस स्टेज पे है वो कंसल्टेशन, या उसको लेकर कोई रेगुलेशन क्या हम आगे देख सकते हैं अभी? देखिए, हम रेगुलेशन बनाते हैं जिसका एक आधार होता है कि रिस्क असेसमेंट की जाती है, उसके आधार पर ही रेगुलेशन बनाई जाती हैं। और इस केस में आर्टिफिशियल स्वीटनर के केसेस में जो रिस्क असेसमेंट हमने, एक जेक्फा है, जॉइंट एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स, जो कि कोडेक्स द्वारा एक बॉडी निर्धारित की गई है, तो उन्होंने पूरे विश्व भर में स्टडीज़ की हैं, जिसके आधार पर उन्होंने बताया कि ये पर्टिकुलर स्वीटनर की इतनी मात्रा जो है इससे कोई नुकसान नहीं होता है। तो फिलहाल हमने उसके बेसिस पे, और जो साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास है उसके बेसिस पे मानक जो निर्धारित किए हैं कि कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए। जो WHO की रिपोर्ट है ये एक गाइडेंस की तरह है, तो उन्होंने ये कहा है कि जो रेगुलेटर्स हैं वो डिसाइड करें कि उस कंट्री में क्या मात्रा लगानी है, नहीं लगानी है, उसको बैन करना है या क्या करना है। चलिए, आज की हमारी एक और बड़ी कवर स्टोरी। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हाल ही में कुछ ऐसे लोगों को नोटिस भेजा है जो अपनी जॉब के साथ मूनलाइटिंग कर रहे थे, यानी कि एक जॉब, एक सैलरी उठा रहे थे और साथ ही साथ पैरेलली वो दूसरे जॉब्स में भी इन्वॉल्व थे, एक्स्ट्रा इनकम कर रहे थे। ये नोटिस 2019-20 और 2020-21 के दरमियान के हैं। इनकम टैक्स विभाग ने पाया कि ऐसे कई कर्मचारी हैं जिन्होंने अपनी रेगुलर सैलरी पर इनकम टैक्स रिटर्न भरा था, लेकिन उनकी रेगुलर सैलरी से कहीं ज्यादा इनकम अलग सोर्स से थी और उसको उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया। यानी ऐसे कर्मचारी जो मूनलाइटिंग के जरिए इनकम कर रहे थे, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी नहीं दे रहे थे। मूनलाइटिंग के जरिए कमाई करने वाले ज्यादातर लोग IT सेक्टर, अकाउंटिंग और मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके खाते में विदेशों से भी पैसे ट्रांसफर हुए, लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय उन्होंने अपनी रेगुलर सैलरी पर ही टैक्स दिया और इस तरह से उन्होंने जो अतिरिक्त आय थी उसके बारे में नहीं बताया। देखिए, मूनलाइटिंग सही है या गलत, इस पर देश में एक बहस हुई है। हमने दोनों पक्षों को आपके सामने रखा है, लेकिन हम आपको कतई ये सलाह नहीं देंगे कि आप जो कमा रहे हैं उसको रिपोर्ट ना करें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। जिन लोगों ने ऐसा किया उनको अब इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस तरह के मामले साल 2019 से 2021 के बीच सबसे ज्यादा देखने को मिले। आयकर विभाग ने इस दौरान कुल 1100 से ज्यादा ऐसे कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है जिन्होंने मूनलाइटिंग के जरिए हुई कमाई पर टैक्स नहीं दिया। खास बात यह है कि मूनलाइटिंग के जरिए कमाई करने वाले ज्यादातर कर्मचारियों की जानकारी आयकर विभाग को कंपनियों ने ही दी है। अब यहां पर यह एक बड़ी दिलचस्प सिचुएशन है। बहुत सारी कंपनीज ने मूनलाइटिंग रोकने की कोशिश करी, इस पर एथिकल अनएथिकल की बहस भी हुई। बहुत सारे लोग कर्मचारियों के पक्ष में थे, कई लोग इसमें कंपनीज के पक्ष में थे। स्वाभाविक रूप से पलड़ा जो है वो कर्मचारियों का ही भारी रहा, लेकिन यहाँ पर एक चौका मार दिया कंपनियों ने, और चौका ये मारा कि उठाकर उनकी शिकायत कर दी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और फिर इसकी स्क्रूटनी हुई और ऐसे 1100 से ज़्यादा लोगों को इनकम टैक्स का नोटिस आया है। हम फिर कह रहे हैं आपसे, मूनलाइटिंग अच्छा है या नहीं, ये वो बहस नहीं है।
यहां पर सिंपल एक बहस है कि अगर आपकी कोई कमाई हो रही है उसको आप साफ सुथरे सच्चे तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पूरी ईमानदारी से रिपोर्ट करें। कई प्रॉब्लम यहां पर ऐसी आई कि विदेशी ट्रांजैक्शंस को ट्रैक किया गया और बड़ी आसानी से आईटी विभाग इस तरह के लोगों तक पहुंच गया। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे लोगों ने मून लाइटिंग की थी, तगड़ी कमाई की थी, लेकिन उसको रिपोर्ट नहीं किया। इस पर पूरी बहस हुई थी, उस पर मैं वापस नहीं जाना चाहूंगा। सीधे चलूंगा अपने खास मेहमान के पास। विवेक जालान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पार्टनर हैं टैक्स कनेक्ट एडवाइजरी के। बहुत बहुत स्वागत है विवेक जी आपका हमारे शो पर। अब विवेक जी पहले तो ये बताएं कि ये सिर्फ कंपनियों ने ही शिकायत करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को बता दिया, या आप सुना है कि एआई इतना तगड़ा हो गया है कि आपकी एक्स्ट्रा इनकम बच नहीं सकती इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजरों से? तो ये एआई का कमाल है या कंपनियों ने मैनमेड तरीके से ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचाया होगा? जी ये कंपनियों ने तो कुछ पहुंचाया होगा अगर रिपोर्ट हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एआई आज के दिन बहुत ज्यादा सशक्त हो गई है, जिससे इनको काफी और तरीकों से डेटा मिलती है, जैसे बैंक अकाउंट से डेटा मिलती है इनकम टैक्स में। और सबसे जो जरूरी बात है जहां से डेटा इनकम टैक्स को मिलती है कि अगर कोई मूनलाइट के जरिए अपना इनकम कर रहे हैं, वो या तो एक दूसरी जॉब कर रहे होंगे तो सैलरी इनकम होगी उनकी एडिशनल, या फिर उनको एज अ प्रोफेशनल पेमेंट किया गया होगा। तो जो पेमेंट करेगा इन लोगों को वो टीडीएस जरूर काटेगा, और ये टीडीएस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उनके फॉर्म 26AS जो कि पैन लिंक एक फॉर्म है उसमें ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट करेगा। अब जब ये लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न डालते हैं तो वहां वो गलती करते हैं कि 26AS फॉर्म और आजकल AIS और TIS स्टेटमेंट जो कि इनकम टैक्स पोर्टल पे उपलब्ध है, उससे इनकम टैक्स रिटर्न की मैचिंग नहीं करते हैं और बिना मैचिंग किए इनकम टैक्स रिटर्न अपना डाल देते हैं। तो ये बहुत ही सहज तरीका है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की एआई में ऑटोमेटिक एक पॉपअप आएगा कि आपके 26AS फॉर्म या एआई या टीआईएस में आपका ज्यादा इनकम दिखा रहा है, आपने कम पे इनकम टैक्स दिया है, और आपको ऑटोमेटिक, जैसा कि आपने कहा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही एक नोटिस चली जाएगी, और इसीलिए काफी लोगों को ऐसी नोटिस गई है। ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट बोला कि आपका जो भी पेमेंट आया वो खास तौर से अगर वो टीडीएस कट के आया हुआ है, तब तो एक बेसिक ये आपका नॉर्मल से एक प्रोसीजर होना चाहिए कि तुरंत इस तरह की इनकम को आप रिपोर्ट करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। अगर आपने नहीं किया तो जो टीडीएस कटी हुई जो रकम है और आपको वो आई है, आपके इनकम के रूप में आई है, तो स्वाभाविक रूप से उसको एआई पकड़ लेगा। रॉकेट साइंस नहीं है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए थी, नहीं रखी, अब आपको मिला है नोटिस। नेक्स्ट सवाल विवेक जी, नोटिस तो आ गया, स्वाभाविक रूप से कई ऐसे लोग भी होंगे जिनसे भूलवश ऐसा हो गया होगा, कई लोगों को ऐसा भी लग रहा होगा कि नहीं ये तो हमारी ईमानदारी की कमाई है, क्या बचने का कोई तरीका है? रिप्लाई कैसे करें, किस तरीके से करें जिनको नोटिसेस आए हैं या भविष्य में आने की संभावनाएं हों? बातें हैं साहब इसमें। सबसे जरूरी बात, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लीगल या इलीगल इनकम से कोई लेना देना नहीं है। इवन अगर दूसरे लॉ के तहत या एम्प्लॉयमेंट एक्ट जिसे हम कहते हैं एम्प्लॉयमेंट रूल्स के तहत कोई भी इनकम इलीगल है, तो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का दायरा सीमित है कि उस इनकम पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को टैक्स चाहिए। तो नोटिस का रिप्लाई करने का सबसे इंपॉर्टेंट पहलू यह है कि उस इनकम जो टैक्स नहीं दिया गया है, जिस इनकम पे आप उस पे टैक्स कैलकुलेट करें और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सुओ मोटो विथ इंटरेस्ट आप टैक्स पेमेंट कर दे और रिप्लाई करें। दूसरा,
जरूरी चीज, हम सैलरीड लोग जो होते हैं, हमें हरदम से हमारी इनकम, जो हमारे रिसीट्स हुए हैं, उस पे टैक्स देने की आदत होती है। अगर हमारी सैलरी 10 लाख रुपए है तो जो भी डिडक्शंस है हमारे मेडिक्लेम के और इन्वेस्टमेंट के, उस पे उसको हम डिडक्शन लेके और हमारी पूरी रिसीट्स पे टैक्स देते हैं। लेकिन एक खास बात ये है कि ये जो मूनलाइटिंग इनकम है, मैक्सिमम 90% ऑफ द टाइम्स जो आपको पेमेंट कर रहा होता है वो आपको एज अ प्रोफेशनल पेमेंट कर रहा होता है और उस पे टीडीएस काटता है एज अ प्रोफेशनल। प्रोफेशनल इनकम में खास बात यह है कि आपको पूरी रिसीट पे टैक्स देना नहीं होता है। आपको जो खर्चे आप कर रहे हैं एज अ प्रोफेशनल, उसका डिडक्शन लेके जो बैलेंस प्रॉफिट है आपकी, उस पे टैक्स देनी होती है। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे कहता हूं, मान लीजिए आप कोई आईटी की इनकम कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, किसी को आपने सॉफ्टवेयर बना के दिया है किसी कंपनी को, और उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए उस कंपनी ने आपको 1 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन आपने उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किसी और प्रोफेशनल की भी मदद ली है। आपने उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक सॉफ्टवेयर भी खरीदा है, आपने उस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए प्रिंटिंग स्टेशनरी भी खर्च किए हैं। तो ये सारे जो खर्चे हैं उसको एक्सक्लूड करके जो बैलेंस प्रॉफिट है आपकी, उसी पे आपको इनकम टैक्स देना होगा। तो जब भी आप नोटिस का रिप्लाई करें, आप अपना प्रॉफिट टैक्स कैलकुलेट करें तो सिर्फ प्रॉफिट पे टैक्स कैलकुलेट करें प्लस इंटरेस्ट दें। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, ये प्रॉफिट काफी जो फाइनेंस की जानकारी जिन्हें नहीं होती है, वो अपने दस्तावेज, अपने वाउचर उतना मेंटेन नहीं कर पाते, और ये लोग सैलरीड लोग होते हैं तो इन्हें उतनी वाउचिंग वगैरह का नॉलेज नहीं होता है। तो इसके लिए भी इनकम टैक्स एक्ट में एक प्रावधान है, सेक्शन 44A-DA, जिसमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा है कि भाई मान लिया जाएगा, अगर आपका कोई प्रोफेशनल इनकम है तो मान लिया जाएगा कि सिर्फ 50% ही आपकी प्रॉफिट है। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स, वाउचर्स, अकाउंटिंग एंट्रीज आपने पास नहीं भी की हो, ऐसी मूनलाइटिंग की जो इनकम है, तो भी आपके पास एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन की स्कीम है जिसमें आप 50% ऑफ द रिसीट्स पे आप अपना उस पे टैक्स पेमेंट कर दो अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट, एंड आपका वो इनकम टैक्स कंप्लायंस मान लिया जाएगा। आईटीआर जो आपको डालनी है वो आपको चूज करनी पड़ेगी, ITR 3 डालनी है कि ITR 4 डालनी है। अगर आप अगर 4 आप डालोगे, अगर आप अज्यूम टैक्सेशन जो ये मैंने 50% कहा उसमें आप जाना चाहते हो, ITR 3 आप डालोगे जब आप वाउचर वगैरह आप अपनी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हो। अच्छा, ये मैं बहुत क्विकली समझना चाहूंगा, अगर ये सारी की सारी आपकी एक्स्ट्रा इनकम जो आप बता रहे हैं कि वाउचिंग वगैरह आप नहीं ढंग से कर पाए, तो 50% मान लिया जाएगा कि आपका प्रॉफिट हुआ। 50% ऐड होकर अगर किसी का स्लैब ही अगर चेंज हो गया तो वो रिकैलकुलेट होगा? एकदम जी, उन्हें अपने स्लैब में डाल के स्लैब के हिसाब से ही रिकैलकुलेट करना पड़ेगा टैक्स। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया विवेक जी, बड़ी आसान भाषा में आपने बता दिया। मुझे लगता है कि जिन लोगों से गलतियां हो गई हैं, सुधरने का एक वक्त है। कैसे क्या प्रोसीजर है ये विवेक जी ने बताया। थैंक यू सो मच विवेक जी, आपने हमारे दर्शकों के लिए वक्त निकाला। कुछ कह रहे हैं? एक क्लोजिंग एक और चीज मैं जानकारी देना चाहूंगा आपके दर्शकों को जी बिजनेस के माध्यम के तरफ से जी, कि अगर आपकी जो ये मूनलाइटिंग इनकम 20 लाख से ऊपर है एक साल में, तो आपको जीएसटी का भी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ये बात जरूर ध्यान पे रखें। ओके, अगर 20 लाख से ऊपर का है और जिनका अगर जीएसटी नहीं हुआ होगा तो उन्हें लेना पड़ेगा, नया जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। ऑलराइट, तो ये भी ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है। हम मान के चल रहे हैं कि अच्छी खासी कमाई हुई है लोगों की मूनलाइटिंग में, तो ये अगर 20 लाख से ऊपर गई है तो दूसरी गलती ना करें। पहली गलती तो आपने कर दी, उसको बताया नहीं, अब जीएसटी का भी आपको
रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए ताकि आपको फर्दर कोई प्रॉब्लम्स ना हो। थैंक यू सो मच विवेक जी वक्त निकालने के लिए। हैकर से जुड़ी एक बेहद चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। साइबर सिक्योरिटी फर्म ग्रुप आईबी के मुताबिक देश के सरकारी, वित्तीय और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में हैक्टिविस्ट ग्रुप्स, मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश ये नाम है इस हैक्टिविस्ट ग्रुप का, इसने 750 से ज्यादा डीडॉस यानी कि साइबर हमले किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। देश की सरकारी संस्थानों के वेबसाइट और सर्वरों को मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश के नाम से जाने जाने वाले हैक्टिविस्ट निशाना बना रहे हैं। दरअसल ये खुलासा साइबर सिक्योरिटी फर्म ग्रुप आईबी ने किया है। ग्रुप आईबी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि ढाका में बैठे ये हैक्टिविस्ट खासकर देश की प्रशासनिक, वित्तीय और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को निशाना बनाने का काम कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिस्टीरियस टीम बांग्लादेश ने पिछले 2 से 3 सालों के बीच देश में साइबर क्राइम से जुड़े 750 से अधिक डीडीओएस हमले किए और करीब 78 वेबसाइटों के संचालन को प्रभावित किया। पहले आपको समझाते हैं कि आखिर क्या होते हैं डीडीओएस हमले, जिसे हैक्टिविस्ट हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। डीडीओएस यानी डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस। ये साइबर क्राइम अटैक से जुड़ा वो प्रोग्राम है जिसे ऐसे डिजाइन किया गया है जिसके जरिए संवेदनशील डेटा युक्त सिस्टम या ऑनलाइन सर्विस को ऑफलाइन करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। दरअसल डीडीओएस हमलों में इंटरनेट ट्रैफिक को इतना बढ़ा दिया जाता है कि सिस्टम फेल हो जाए। इंटरनेट ट्रैफिक को बढ़ाने के लिए हैक्टिविस्ट अलग अलग आईपी एड्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के हमलों से कई बार कई अहम डेटा भी नष्ट हो जाते हैं। अब समझना होगा कि ऐसे हैकर्स को हैक्टिविस्ट क्यों कहते हैं। दरअसल ये साइबर से जुड़ी सुरक्षा खामियों और कमजोर पासवर्ड के अलावा वर्डप्रेस के कमजोर वर्जन का फायदा उठाते हैं। इन खामियों के जरिए ये पहले छोटे हमलों को अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। इसके चलते इनकी ओर लोगों का ध्यान जाता है। लोगों का ध्यान इन पर जाते ही ये हैक्टिविस्ट डेटा में सेंध लगाने के साथ देश में बड़े पैमाने पर धार्मिक और राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश करते हैं। साथ ही तय एजेंडा की तरह दुष्प्रचार यानी प्रायोजित प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं। दरअसल इन हैक्टिविस्टों की काम करने की यही मोडस ऑपरेंडी है। माना जाता है कि हैक्टिविस्ट अपने काम को अंजाम देने के लिए रेवन स्टॉर्म टूलकिट का इस्तेमाल करते हैं। यह एक पाइथन आधारित टूल है जिसका उपयोग मल्टी लेयर डीडीओएस हमलों के लिए किया जा सकता है। यह हैक्टिविस्ट आपस में बात करने के बजाय फेसबुक, टेलीग्राम और ट्विटर के जरिए एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। भारत के साथ इजराइल में भी हैक्टिविस्ट एक्टिव बताए जा रहे हैं। ऐसे में इनसे बचना है तो देश के सरकारी संस्थानों को एक मजबूत साइबर सुरक्षा कवच के साथ इनका मुकाबला करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बात बाजार की। कारोबारी हफ्ते के दूसरे दिन आज बाजार में दिन भर उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। सेंसेक्स 107 अंक गिरकर 65,850 के करीब बंद हुआ। निफ्टी 26 अंक गिरकर 19,570 के लेवल पर क्लोज हुआ। वहीं निफ्टी बैंक 127 अंक चढ़कर 44,970 के करीब बंद हुआ। मार्केट में पूरा एक्शन बताएंगे आशीष चतुर्वेदी। पूरे दिन सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिला, लेकिन आज के सत्र की खासियत है कि निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो निफ्टी बैंक यहां पर आपको रेजिलियंस नजर आया। जहां पर क्लोजिंग निफ्टी की लाल निशान हुई, निफ्टी बैंक में अगर आप देखें तो हल्की सी बढ़त के साथ यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। स्टॉक्स की बात की जाए तो निफ्टी में दबाव देखने को मिला। अदानी एंटरप्राइज में 3% की गिरावट यहां पर आपको देखने को मिली। कल के बड़े मूव के बाद आज प्रॉफिट बुकिंग आई एमएनएम में। साथ में अगर आप देखें तो जेएसडब्ल्यू स्टील, डिविस लैब जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर 1.5 से 2% की गिरावट देखने को मिली। बढ़ने वाले स्टॉक्स की बात की जाए तो एसबीआई लाइफ यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। फार्मा स्टॉक्स में काफी अच्छी बढ़त थी। सिप्ला ने लीड किया 4% के गेंस के साथ। और कुछ आखिरी 1 घंटे में देखें तो आईटी स्टॉक्स की तरफ से भी जो प्रदर्शन है वो बढ़िया देखने को मिला। इसके अलावा अगर आप देखें तो स्मार्ट मीटर से जुड़ी जो कंपनीज है, इलेक्ट्रिकल फोकस कंपनीज है, यहाँ पर आपको बड़ी तेजी दिन के दौरान देखने को मिली। जीनस पावर 6% बढ़ा। एचपीएल इलेक्ट्रिक यहाँ पर 5% की तेजी देखने को मिली। वायदा बाजार का स्टॉक है मनप्पुरम, यहाँ पर आप देखिए 5% के गेंस देखने को मिले। और सेंट्रल बैंक यहाँ पर भी देखें तो दिन के दौरान 3% से ज्यादा की तेजी आपको नजर आई। नतीजों का रिएक्शन है हिंडाल्को में यहाँ पर 2% की गिरावट आपको देखने को मिली। हेस्टर बायोसाइंसेज यहाँ पर 3% का कट देखने को मिला। ग्लैंड फार्मा ये स्टॉक ऑफ द डे के तौर पर भी आपको बताया गया था। शानदार नतीजों के बाद ब्रोकरेज हाउस के अपडेट्स आए और दिन के दौरान अगर आप देखें तो पूरे दिन 20% का ऊपरी सर्किट यहाँ पर आपको देखने को मिला। बोरोसिल रिन्यूएबल्स यहाँ पर भी अगर आप देखें तो नतीजों का इंपैक्ट रहा है। मेडप्लस हेल्थकेयर थोड़ी गिरावट। पीबी फिनटेक यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक में 5% की गिरावट। पॉलीमेडिक्योर यहाँ पर 4% का कट आपको नजर आया। इसके अलावा अगर आप देखें तो हुडको 6% की तेजी। बायोकॉन यहाँ पर
पिछले 2 दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग हुआ है और कैपलिन पॉइंट यहाँ पर अगर आप देखें तो दिन के दौरान 10% के बड़े गेंस देखे गए। और आइए थोड़ा सा अमेरिकी बाजारों का रुख कर लेते हैं, वहां के हालचाल भी देख लेते हैं कि क्या स्थिति है वहां इस वक्त। खबर तो ये है कि गिरावट चल रही है और बड़ी गिरावट है। देखिए आप डाउ जोन्स में 404 अंकों की गिरावट, बड़ी गिरावट डाउ जोन्स में नजर आ रही है। इसी तरह से S&P में भी 1% से ऊपर की गिरावट और 215 अंकों की गिरावट आपको नजर आ रही है। नैस्डैक में 13,777 के लेवल पर, नैस्डैक 35,073 ये है लेवल डाउ जोन्स का। तो अमेरिकी बाजारों में बड़ी गिरावट। उत्तराखंड के लिए आने वाले 2 दिन भारी हैं। मौसम विभाग की ओर से भीषण बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। वहीं सोमवार को लगातार बारिश से राजधानी देहरादून समेत कई जगहों पर जल तांडव देखने को मिला और बद्रीनाथ जाने वाला हाईवे ऋषिकेश के बाद वो पूरी तरह से बंद हो गया। छोड़ दो। देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बारिश की वजह से हालात बहुत खराब हैं। ये तबाही उत्तराखंड के ऋषिकेश शहर में मची। यहाँ कई दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ है और देखते ही देखते मलबे और पानी की वजह से कई इलाके पानी और मलबे में समा गए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, कैसे तेज बहाव की वजह से देखते ही देखते कई घर टूट गए। उत्तराखंड में चमोली के पोखरी में पहाड़ी का आधा हिस्सा खिसक गया। बारिश के चलते आफत का पहाड़ टूटा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तस्वीरें सोमवार की हैं। देहरादून के प्रेमनगर इलाके में एक पुल के नीचे 2 युवकों के फंसे होने की जानकारी मिली। इसके बाद उत्तराखंड पुलिस के जवान देवदूत बनकर पहुंचे। रस्सियों के सहारे युवक को बाहर निकाला गया। देहरादून में हो रही भयानक बारिश की वजह से गलियों में पानी भर गया। जगह जगह लोग फंस गए हैं। देर शाम पुलिस को जानकारी मिली कि सरना नदी में उफान के चलते 10 लोग फंस गए। यहां भी उत्तराखंड पुलिस के जवान पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद ली गई। रस्सियों के सहारे लोगों को एक-एक कर सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। ऋषिकेश की इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि बारिश के बाद हालात क्या हैं। उफनता नाला मलबे के साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। देहरादून में हो रही लगातार बारिश की वजह से सोंग नदी उफान पर है। या यूं कहें कि सोंग अपना रौद्र रूप दिखा रही है। सड़कें, घर, गलियां सबको अपने पानी के आगोश में ले लिया है। देहरादून समेत प्रदेश में भारी बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं। मौसम विभाग ने 10 अगस्त तक प्रदेश में कई जगह भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। SDRF और NDRF के साथ उत्तराखंड पुलिस अलर्ट मोड पर है। देहरादून से सुरेंद्र डसीला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इंडिया 360 में आज बस इतना ही। इजाजत दीजिए। #ZIndia360 पर अपनी राय जरूर दें। नमस्कार।